हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है हमारा इंटरनेट सर्विसेज। तो इस चैप्टर के मैं इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूं। ये जो है हमारा पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। 10th क्लास की प्लेलिस्ट में वो पार्ट पड़े हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे चैट को। तो चलिए बात करते हैं चैट क्या होती है। देखिए, चैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, इंटरेक्टिंग और एक्सचेंजिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब क्या है, चैट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चैट में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि जो चैट होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकती है, जो कि ये चैट करेंगे किसके थ्रू? चैट सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब क्या है, कोई ना कोई चैट सर्विस होगी या कोई ना कोई चैट सॉफ्टवेयर होगा, उसकी हेल्प से जो है चैट करेंगे। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं चैट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चैट होती है वो चैटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है। तो चैट को जो है हम चैटिंग भी बोलते हैं। तो चैटिंग सभी ने की होगी, सभी को पता होगा चैटिंग क्या होती है। आप लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ये सब क्या है? चैटिंग है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैट क्या होती है। अब बात करते हैं चैट रूम की। तो देखिए, चैट रूम क्या होते हैं। चैट रूम जो है वो एक ऐसा एरिया है इंटरनेट पे या फिर आप कह सकते हैं किसी दूसरे नेटवर्क पे, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि जो यूज़र हैं वो कम्युनिकेट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। मतलब जो चैट रूम होते हैं वो किसी न किसी टॉपिक पे होते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कम्युनिकेशन करना है पीपल के साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के चैट रूम में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो है आप चैट कर सकते हैं। ये बेसिकली चैटिंग के लिए बने होते हैं। यहाँ पे जो है आप चैटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे टॉपिक पे चैट रूम हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट है, हेल्थ है। मतलब कि डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे चैट रूम अवेलेबल इंटरनेट पे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट होती हैं जो कि चैट रूम की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आप अलग अलग वेबसाइट को चेक कर सकते हो जिन पे जाकर के आप चैट रूम को ज्वाइन कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैटिंग वहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा चैट रूम क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैट की, कि जो चैटिंग होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है। तो देखिए, चैट के जो है मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आई एम की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। सेकंड आई आर सी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। थर्ड है आई सी क्यू की फुल फॉर्म होती है ICQ। एंड फोर्थ है वेब बेस्ड चैट। तो ये 4 टाइप्स हैं चैट के। तो चलिए इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं IM की, जिसको कि इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। तो देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो एक तरीके का प्राइवेट चैट रूम है जहाँ पे कि दोनों ही जो पीपल कम्युनिकेशन करेंगे उन दोनों को एक ही टाइम पे ऑनलाइन होना मस्ट है। मतलब कि अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो दोनों को एक ही टाइम पे ऑनलाइन होना मस्ट है, तभी वो जो है कम्युनिकेशन कर पाएंगे इंस्टेंटली। तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ अ कम्युनिकेशन सर्विस ओवर द इंटरनेट दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इंस्टेंटली। यहाँ पे जो वर्ड है इंस्टेंटली, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंस्टेंटली यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, हैंगआउट, ये सभी जो हैं वो आपके इंस्टेंट मैसेंजर हैं। तो जितने भी मैसेंजर होते हैं, जो मैसेंजर हैं आपके जितने भी, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, स्काइप हो या फिर हैंगआउट या फिर फेसबुक मैसेंजर हो, तो इस टाइप के जितने भी मैसेंजर होते हैं ये सब आते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में। मतलब कि यहाँ पे जो हम मैसेज करते हैं वो बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। अगर मैं यहाँ से मैसेज टाइप कर रहा हूँ तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है, और उधर से जो पर्सन टाइप कर रहा होता है तो मुझे दिखने लगता है कि हाँ वो पर्सन भी टाइप कर रहा है। तो इंस्टेंटली रियल कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होता है। अगर बात करें ईमेल की, तो ईमेल में क्या होगा, आपका ईमेल पहुँचेगा, उसके बाद में वो चेक करेगा। मतलब कि इसके कंपेरिजन में वो थोड़ा स्लो होता है, मतलब इतना इंस्टेंट नहीं होता है जितने कि ये होते हैं। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग जो है मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने का एक ऐसा तरीका है जहाँ पे जो मैसेज सेंड एंड रिसीव होंगे बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंस्टेंट मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की चैट की, जो कि है IRC। तो IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। तो बात करते हैं इस सर्विस की। देखिए, तो IRC जो है मतलब कि इंटरनेट रिले चैट जो है वो पीपल को अलाउ करती है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। मतलब क्या हुआ, IRC एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से जो पीपल हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज को सेंड करके। एंड IRC इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टू पार्टिसिपेंट। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है
कि सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट चैट कर सकते हैं। ये जो सर्विस है, मतलब कि जो IRC सर्विस है, ये मेनली डिजाइन की गई है ग्रुप चैट के लिए। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट जो हैं चैट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है 1 to 1 कम्युनिकेशन भी आपको प्रोवाइड करती है। मतलब अगर 2 लोग चैट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज करके एक दूसरे से चैट। और IRC में जो है चैट के साथ साथ आप जो है फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो मीडिया है उसको भी ट्रांसफर साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, जितने भी पीपल IRC के थ्रू चैट करना चाहते हैं वो IRC सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपस में मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। IRC कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सर्वर अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से जो है IRC कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो आपको जो होगा सर्वर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके जो है एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके उससे चैट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंटरनेट रिले चैट समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के चैट की, जो कि है ICQ। तो ICQ की फुल फॉर्म होती है ICQ। ICQ इज एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रोग्राम that enable people to chat, send email and transfer file to each other। मतलब क्या है, ICQ एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसको कि डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, लोगों से चैट कर सकते हैं। मतलब कि ये एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप जो है चैटिंग कर सकते हैं। और ये जो है आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम में फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो है आपको नोटिफिकेशन भी सेंड करता है जब भी आपका कोई भी फ्रेंड जो है आपके कांटेक्ट में से जब भी ऑनलाइन आएगा ICQ पे, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये जो है आपका फ्रेंड ऑनलाइन आ गया है, अगर आप चाहो तो इससे चैट कर सकते हैं। तो ICQ चैट करने के लिए आपको जो है ICQ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने कंप्यूटर में। फिर जो है आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ICQ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहली वेबसाइट जो है वो ICQ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्टे कनेक्टेड। इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। मतलब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। विंडोज़ वाला ये रहा, मैक OS के लिए ये रहा, मतलब एप्पल का कंप्यूटर है तो उसके लिए कर सकते हैं आप, और उबंटू है तो उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो है आपको एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आईफोन के लिए जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है उस पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें IRC की, तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं IRC, ठीक है, इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए IRC के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये विकिपीडिया का पेज आ रहा है। इसके अलावा देखिए कई सारे यहाँ पे IRC की सर्विस हैं जिनको यूज़ करके आप IRC कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है MIRC। तो इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपको कनेक्ट कर देगा IRC सर्वर से। यहाँ पे जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं IRC सर्वर से और वहाँ पे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को IRC और ICQ दोनों ही टाइप के चैट समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की चैट की, जो कि है वेब बेस्ड चैट। तो देखिए वेब बेस्ड चैट का मतलब क्या होता है, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चैटिंग होगी वो वेबसाइट के थ्रू होगी। मतलब कि वेब ब्राउजर में जो है आप वेबसाइट का नेम टाइप करेंगे और वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ये जो है वेबसाइट वेब बेस्ड चैट के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ वेब ब्राउजर से, तो वहाँ पे देखिए मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके मैं चाहूँ तो चैट कर सकता हूँ पीपल से। इसी तरीके गूगल की बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे कि मैं वेब बेस्ड चैट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जीमेल, गूगल मीट, हैंगआउट को आप ले सकते हैं। तो अब जो हमने सारे टाइप चैट के डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैट क्या होती है और कौन कौन से टाइप की चैट सर्विस होती हैं। अब बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, देखिए। अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोन कॉल विद पिक्चर दैट अलाउ मल्टीपल पीपल sitting at geographically different location to communicate with each other by exchanging video audio at the same time। मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक तरीके की फ़ोन कॉल होती है जिसमें कि आपकी पिक्चर भी रहती है साथ में, मतलब कि कह सकते हैं वीडियो कॉल रहती है जिसमें कि मल्टीपल पीपल जो है एक ही टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो जो है आपसे कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस करनी होती है
तो हम क्या करते हैं, एक रूम में मीटिंग रखते हैं और उसमें जो है जितने भी लोग होते हैं मीटिंग वाले वो सारे वहाँ पे बैठते हैं और कोई भी टॉपिक जो होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसी काम को अगर हमें ऑनलाइन करना हो, मान लीजिए जो पीपल हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वो एक ही जगह पे नहीं आ सकते, तो इसको जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनकी हेल्प से जो है सारे पीपल कनेक्ट होके वहाँ पे वीडियो कॉल करेंगे, एक तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी और वो जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जिस टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर बात करें पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस की कौन कौन से हैं, देखिए स्काइप है, जूम है, गूगल डियो है, गूगल मीट है, ये कुछ जो है वो पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिनकी हेल्प से जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जूम पे या गूगल मीट पे चल रही हैं। तो जूम जो है वो क्या है, एक तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे जो हम क्लास कंडक्ट करते हैं वो एक तरीके की हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज की कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या है, इट हैज़ बिकम ईजियर टू कंडक्ट कोऑपरेट मीटिंग बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ कंपनी फार अवे। मतलब कि किसी कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो उसे मीटिंग करना हो तो वो ऑनलाइन बहुत इजीली कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ऑफलाइन होंगी तो वहाँ पे हो सकता है सारी ब्रांचेस के पीपल एक साथ इकट्ठे ना हो पाए। इसके अलावा और एडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कंपनी कैन सेव ऑन ट्रैवल एंड होटल कॉस्ट। मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट जो है कम लगती है, मतलब कंपनी के काफ़ी पैसे बच सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी को कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए होटल बुक करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई रूम बुक करना पड़ेगा जिसमें कि लोग मीटिंग करेंगे। तो इसी काम को अगर कंपनी ऑनलाइन करती है तो जो होटल की कॉस्ट होगी, मतलब जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, वो सारी कॉस्ट बच जाएगी। इसके अलावा द मीटिंग कैन बी ऑर्गेनाइज ऑन शॉर्ट नोटिस एज पीपल कैन ईजिली पार्टिसिपेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट नोटिस पर आप मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको नोटिस देना पड़ेगा सबको किस प्लेस पे यहाँ पे मीटिंग है। आप जो है 1 या 2 घंटे पहले बोल सकते हो कि आज मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग का लिंक जो है आप पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हो, तो वो जो है उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट प्रेजेंट, यहाँ पे स्टूडेंट लिखना रह गया है, स्टूडेंट लिख लेना आप लोग। स्टूडेंट प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन कैन अटेंड लेक्चर एंड ट्रेनिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि इसको जो है हम आजकल कर ही रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट लोकेशन पे जो स्टूडेंट हैं वो घर बैठे बैठे वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं, लेक्चर्स को ले सकते हैं, जैसे कि हम जूम पे आजकल कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ एडवांटेज हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। देखिए, पहला डिसएडवांटेज तो यह है, अ वेरी रिलायबल एंड फास्ट कनेक्शन इज नीडेड। मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एंड कई बार फास्ट कनेक्शन के होते हुए भी जो रिस्पॉन्स होगा उसमें आपको डिले देखने को मिल सकता है। मतलब कि ऑडियो वीडियो में थोड़ा डिले हो सकता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है उसका फ्लो बिगड़ जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करने के लिए आपको जो काफ़ी अच्छे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। एंड इन सब के अलावा अगर हम बात करें सबसे मेजर डिसएडवांटेज की, तो वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर नेटवर्क है वो आपका कभी भी फेल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मीटिंग का फ्लो जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यही डिसएडवांटेज हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनेट सर्विस की, जो कि है ई लर्निंग। तो देखिए, ई लर्निंग जो है वो एक ऐसा मोड है लर्निंग का जहाँ पे कि जो लर्निंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी, किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। और ई लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्टूडेंट को यूज़ करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। तो सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ई लर्निंग जो है हम इंटरनेट लर्निंग को बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसी लर्निंग जहाँ पे कि आप मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की हेल्प से इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं। मतलब कि जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो आप इंटरनेट से देखते हैं और उससे चीज़ों को सीखते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से जो लर्निंग कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएगी, ई लर्निंग में। तो ई लर्निंग से जो है स्टूडेंट किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे जो है सीख सकते हैं। और ई लर्निंग के स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है या फिर कोई एनिमेशन हो सकता है। मतलब कि ई लर्निंग में जो भी आपको स्टडी कंटेंट मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। तो इस तरीके से जो इंटरनेट के थ्रू आप लर्निंग करते हैं उसी को हम ई लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब से कुछ भी सीख रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट से कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो है किसका पार्ट है, ई लर्निंग का पार्ट है।
इसके अलावा ई लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, यूडेमी हो गया। तो वहाँ से जो है आप कोर्स सीख सकते हैं, मतलब कि किसी ना किसी कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो जो है आप अपने घर पे बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी आपका ई लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ई लर्निंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। तो देखिए ई लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं। बात करते हैं पहले एडवांटेज की, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब कि ई लर्निंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो है कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो आने जाने का खर्चा होता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, वो भी बच जाता है। इसके अलावा ई लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड। मतलब कि ई लर्निंग जो है वो आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आपको कि एक हफ्ते में आपको ये फिनिश करना है या एक महीने में फिनिश करना है। जितनी भी आपकी सीखने की स्पीड है आप उस स्पीड से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में इतना लेक्चर कंप्लीट करना ही करना है। मान लीजिए यूट्यूब से जो है आप कोई कोर्स सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो कोर्स जो है आपको 10 दिन में फिनिश करना है। आप अगर चाहें तो 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 20 दिन में भी कर सकते हैं या फिर एक महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यह है कंसिस्टेंट डिलीवरी। मतलब कि जो कंटेंट है वो आपको कंसिस्टेंट मिलता रहता है। इसके अलावा ई लर्निंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि टाइम आपके लिए फिक्स हो गया कि 9 बजे ही आपको पढ़ना है। आप चाहें तो 8 बजे पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो शाम में 7 बजे पढ़ सकते हैं। जब भी आपका मन करे उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। और ई लर्निंग जो है वो आपको इंटरेक्टिव मोड प्रोवाइड करती है लर्निंग का। मतलब कि यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो इंटरेक्टिव मोड में हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे एनिमेशन या फिर वीडियो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि आप उसको इजीली सीख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये है इफेक्टिवली मैनेजेबल। मतलब कि ई लर्निंग को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। कोई ई लर्निंग एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसमें जो है शेड्यूल मिल जाएगा कि क्लास जो है आपकी किस टाइम पे होगी या फिर क्या क्या कोर्स उसमें कवर होने वाला है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं और सारे टॉपिक वाइज जो कंटेंट होता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया जा सकता है। अगले एडवांटेज की बात करें तो यह है इजी टू कंडक्ट ट्रेनिंग। मतलब क्या है, ई लर्निंग जो है वो आपको एक इजी वे प्रोवाइड करता है, जिससे कि ट्रेनिंग को कंडक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहती है तो ई लर्निंग के थ्रू क्या है, वो प्रेजेंटेशन वगैरह बना के उसको समझाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सब लोग जो समझेंगे वो ई लर्निंग का ही पार्ट हो जाएगा। एक तरीके से वो सीखेंगे उस चीज़ को कि कैसे होगा ये, मतलब कि ट्रेनिंग लेंगे ऑनलाइन, तो वो क्या हो जाएगा, ई लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। वहाँ पे वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ई लर्निंग जो है वो इस तरीके से भी बेनिफिशियल होती है। तो ये कुछ एडवांटेज हो गए जो कि ई लर्निंग के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ई लर्निंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए ई लर्निंग में जो है कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि इन टूल की हेल्प से जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर कंटेंट को क्रिएट भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तो यूडेमी है, अनअकैडमी है, आर्टिकुलेट है या फिर आपका एडोब कैप्टिवेट है। तो ये जो है ई लर्निंग टूल हैं जिनकी हेल्प से आप जो है ई लर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें एडोब कैप्टिवेट की तो ये क्या है, एक तरीके से ई लर्निंग कंटेंट क्रिएटर सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें यूडेमी या फिर अनअकैडमी की तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे कि आप लर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि ई लर्निंग आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना कंटेंट भी यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो है ई लर्निंग टूल है जहाँ पे कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करके डाल सकते हैं और उसके थ्रू लर्निंग करवा सकते हैं या फिर आप कर भी सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ई लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात करते हैं ई लर्निंग के डिसएडवांटेज की, कि ई लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए पहला डिसएडवांटेज है नो कंट्रोल। मतलब कि यहाँ पे कोई भी क्लास को कंट्रोल करने वाला नहीं है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। अगला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। मतलब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो कम रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साइंस वगैरह के प्रैक्टिकल्स की तो वहाँ पे जो है आपके प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते। कंप्यूटर सब्जेक्ट में फिर भी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेक्शन। ये यहाँ पे एल है, ये इस तरीके से रहेगा, लैक ऑफ इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि ऑफलाइन क्लास में होता है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन की कमी रहती है। इसके अलावा ई लर्निंग में जो है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी रहती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, मतलब कोई वर्क अगर टीचर ने दिया है तो वो कौन कर रहा है, वो स्टूडेंट खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है, इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो हो सकता है स्टूडेंट किसी और से वर्क करवा के टीचर को दिखा दे, तो ऑथेंटिसिटी की यहाँ पे कमी रहती है। इसके अलावा ई लर्निंग जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं
और अगर आपका उस टाइम पे इंटरनेट चला गया तो आप जो है उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। आपका मन कर रहा है अभी सीखने का, फिर आपका इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है तो आप उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम एक तरीके से टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे डिपेंड रहते हैं। एंड इसके अलावा ई लर्निंग की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मान लीजिए आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, मतलब कि क्लास ले रहे हैं, तो दिन में आप 8-10 क्लासेस ले रहे हैं या फिर 4-5 क्लासेस ले रहे हैं, तो हो सकता है उन क्लासेस के लिए आपको कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठना पड़ रहा हो। तो ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा देर तक आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हेल्थ इशू हो सकते हैं, मतलब आई वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आंखों वगैरह में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो इस टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। तो यही कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि ई लर्निंग के हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ई लर्निंग समझ में आ गई होगी कि ई लर्निंग क्या होती है और इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगली इंटरनेट सर्विस को, जो कि है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग क्या होती है, देखिए ई बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई बैंकिंग जो है वो एक तरीका है परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजैक्शन यूजिंग इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट का यूज़ करके अगर आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ई बैंकिंग। तो कस्टमर जो है ई बैंकिंग की हेल्प से बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और ई बैंकिंग की हेल्प से जो है ट्रांजैक्शन वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास में इंटरनेट है तो इंटरनेट की हेल्प से जो आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं ई बैंकिंग क्या है, इंटरनेट के द्वारा जो बैंकिंग की जा रही है उसी को हम बोलेंगे ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी जिस बैंक के साथ भी आप ई बैंकिंग करना चाहते हैं। तो उस बैंक की जो है वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद में आप अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेंगे और वहाँ पे डाल देंगे। मतलब कि जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है तो उस बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद में जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जितनी भी बैंक हैं वो सभी क्या करती हैं, ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC.com है, ये यहाँ पे 2 वेबसाइट मैंने लिख दी हैं जो कि ई बैंकिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जितनी भी बैंक हैं वो सभी ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ई बैंकिंग क्या होती है। सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है इंटरनेट बैंकिंग है। अब अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, देखिए इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से जो है आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बैंक की वेबसाइट होती है वहाँ पे बहुत सारी सर्विस आपको मिल रही होती हैं। तो आपको क्या करना होता है, सिंपली उस बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है और उसके बाद में जो भी बैंक का डेटाबेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डेटाबेस में आपकी होगी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और जो आपकी बैंक की डिटेल है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप मनी ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो बिल को पे कर सकते हैं, अपने बैंक के स्टेटमेंट को देख सकते हैं, या फिर अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चेकबुक वगैरह चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप कह सकते हैं नेट बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, वो आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो देखिए बहुत सारे एडवांटेज इंटरनेट बैंकिंग के। पहला है इट इज सिंपल टू ओपन एंड यूज एन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। तो काफी सिंपल होता है इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को क्रिएट करना और उसको यूज करना। अगले एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि जाके आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक की लाइन में खड़े होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो है घर पे बैठे बैठे वो ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बैंक का अकाउंट है वो आप किसी भी दिन किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो वर्किंग डेज होते हैं बैंक के उन्हीं दिन एक्सेस कर सकते हैं, आप जो है उसको किसी भी दिन एक्सेस कर सकते हैं। वर्किंग डेज में जो है आपकी बैंक रहती है और उसमें भी टाइमिंग होती है कि इतने से इतने बैंक खुलेगी, तो उतने ही टाइम पे आपको बैंक में जाना होता है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से आप किसी भी टाइम पे रात में बैठ के अगर आप चाहें तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो आप वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि कहीं से भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उस बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना होगा और कहीं पे भी बैठ के आप उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से आप अपने अकाउंट को रेगुलर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अपडेट आपके अकाउंट में हुआ है, कि क्या क्या ट्रांजैक्शन आपने करे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। सारी चीज़ों की रिपोर्ट वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ मेन एडवांटेज है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं पीसी बैंकिंग की।
तो देखिए पीसी बैंकिंग का मतलब क्या है, पीसी बैंकिंग भी एक तरीके की इंटरनेट बैंकिंग ही है, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग को करने के लिए आप यूज क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। मतलब कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप अपना कंप्यूटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड साथ में जो है आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो है आप पीसी बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्विकन, माइक्रोसॉफ्ट मनी जो है इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। तो पीसी बैंकिंग की हेल्प से इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप जो है बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक के स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो सिंपली पीसी बैंकिंग क्या है, पीसी बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है जहाँ पे कि हम अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं और उस पर जो है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा पीसी बैंकिंग क्या होती है। अब बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, देखिए मोबाइल बैंकिंग नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होंगे वो मोबाइल डिवाइस की हेल्प से होंगे, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया या फिर टैबलेट हो गया। मतलब कि मोबाइल की हेल्प से अगर आप बैंकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। एंड मोबाइल बैंकिंग को ऑपरेट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं, पहला है एसएमएस मैसेजिंग, सेकंड है मोबाइल वेब, एंड थर्ड है मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब कि इन 3 तरीकों से जो है आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। तो चलिए तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एसएमएस मैसेजिंग की। तो देखिए एसएमएस मैसेजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है मैसेज करके दी जाती है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो एसएमएस के थ्रू आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हैं VAL। मतलब कि ये लिख के आप भेजेंगे तो क्या होगा, आपको जो है बैलेंस आपका बता दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू। तो एसएमएस के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे कितना आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है बैलेंस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाती है। या फिर कोई अमाउंट आपके अकाउंट में आया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कितना अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एसएमएस के थ्रू मिलती रहती है। तो इसी को बोलते हैं एसएमएस मैसेजिंग। ये भी क्या है, मोबाइल बैंकिंग का ही एक टाइप है। तो एसएमएस मैसेजिंग की फैसिलिटी जो है सभी बैंक देती हैं, जैसे कि स्टेट बैंक है, HDFC है, सभी बैंक जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका जो है एसएमएस आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की मोबाइल बैंकिंग की, जो कि है वेब बैंकिंग। तो देखिए जो बैंकिंग का तरीका है वो एक तरीके से सिमिलर है, जैसे कि हम कंप्यूटर पे बैंकिंग करते हैं उसी तरीके से है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जो भी बैंक की वेबसाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, मोबाइल के वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं और वहां पे जो है हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में जो भी बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मतलब कि कोई ट्रांजेक्शन अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो हम इसको पीसी बैंकिंग की तरह यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो बैंक की वेबसाइट है उसको हम मोबाइल पे एक्सेस कर लेते हैं। तो मोबाइल पे एक्सेस करने के बाद में जो भी ट्रांजेक्शन होता है हम उससे परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की मोबाइल बैंकिंग की, जो कि होती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो इस टाइप की मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, आपको जो है बैंक का एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है और उस बैंक के एप्लीकेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन पे आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए HDFC का एप्लीकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है कि यहाँ पे आप अकाउंट की समरी देख सकते हैं, चेक स्टेटस देख सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट देख सकते हैं। मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। या फिर अगर आप चाहें तो फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन जो है वो आपको बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। मतलब जो बैंक का एप्लीकेशन होगा उसमें सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं और वहां पे जो है आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस का एडवांटेज ये रहता है कि आपको जो है बैंक की वेबसाइट को मोबाइल के वेब ब्राउजर में ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सिंपली बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उस बैंक के एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, उस बैंक के यूजर ID वगैरह से आप लॉगिन कर जाएंगे और उसके बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन वहां पे परफॉर्म कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग समझ में आ चुकी होगी और किस किस टाइप से आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिए मोबाइल बैंकिंग के जो है बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 3G या 4G कनेक्टिविटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से। मतलब कि इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या क्या है, यहाँ पे देखिए मोबाइल बैंकिंग में जो है खतरा बना रहता है साइबर अटैक का, जैसे कि बैकडोर अटैक है। मतलब कि यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस कर लिया जाता है आपके सिस्टम का। मतलब जो सिस्टम है आपका उसका हो सकता है कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर ले, तो यहाँ पे इसका खतरा बना रहता है।
इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, मतलब कि आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करने से रोका जा सकता है। या फिर जो है आपको डायरेक्ट एक्सेस अटैक हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे कोई मालवेयर या फिर वायरस अटैक करके आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन लीक की जा सकती है। तो इस टाइप के जो है कुछ खतरे बने रहते हैं मोबाइल बैंकिंग के साथ में। तो इसके लिए जो है हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, मतलब कि हमें अवेयर रहना पड़ता है। हमें जो है अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर बैंकिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर को अप टू डेट रखना पड़ेगा और वहाँ पे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे कंप्यूटर पे कोई भी अटैक ना कर पाए। या फिर मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी अनऑथराइज वेबसाइट को हम एक्सेस ना करें। तो अब जो हमने ई बैंकिंग को पूरा डिस्कस कर लिया है और हमने देखा किस तरीके से हम ई बैंकिंग कर सकते हैं पीसी की हेल्प से या फिर मोबाइल की हेल्प से। आई होप आप लोगों को ई बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं इंटरनेट की नेक्स्ट सर्विस को, जो कि है ई शॉपिंग। तो स्टूडेंट, ई शॉपिंग को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे ई शॉपिंग को। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।